नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं आगरा में मौजूद हूं और हमारे बीच डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं, जो एमएससी, पीएचडी, डीलेट, आईएएस, आईपीएस, पूर्व सचिव, भारत सरकार। आज वर्तमान समय में लोकसभा 24 इलेक्शन को लेकर के हम सर से जानने वाले हैं कि जो आज वो आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आगरा से वो चौथी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, जय हिंद, नमो बुद्धाय एंड सबको नमस्कार। हाँ, आपने सही कहा कि मैं चौथी बार आगरा से चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आगरा वासियों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी अगर कोई गलती हुई हो, 3 बार मुझे आपने इलेक्शन में हरा दिया, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्यों। तो मैंने सोचा कि मैं आगरा वासियों से, जो कि मैं अपने भाई बहन हैं सबके सब और रिश्तेदारों से भरा पड़ा है, उसमें कैसे हार गया। जो कि इतने लोग मुझे सम्मान के साथ देखते थे, जब मैं आता था तो हजारों की भीड़ से स्वागत करते थे। और कारण क्या हुआ, कार्य भी मैंने जीवन भर इन्हीं लोगों की आगे बढ़ाने के लिए किया है, फिर कौन सी ऐसी गलती हुई। तो मैं बहुत देखते देखते पता लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मगर फिर भी अगर कुछ हो गई हो भाइयों, माफ करना। मैं समझ गया कि ये सिर्फ ईवीएम का तमाशा था और ईवीएम के लिए शुरू से ही हमने लिखा था चुनाव सुधार लाओ। यानी आज सब कह रहे हैं, मैंने तो ये 2009 में ही लिखा था कि चुनाव सुधार लाओ। चुनाव सुधार का मतलब केवल ईवीएम ही नहीं था, उसमें बहुत सी बातें सम्मिलित थी और हमने इलेक्शन कमीशन को दिया था। वो आज इतने साल हो गया, अभी तक उन 12 से सन 12 से पड़ी हुई है चुनाव सुधार, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बड़ा दुख होता। उसमें एक सबसे बड़ा ये था कि चुनाव में जो खर्चा है उसे कम से कम किया जाए और एक लोकसभा की सीट के लिए 10 लाख रुपए होने चाहिए, 2-2 लाख रुपए प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी। तो हर आदमी कम से कम, कुछ समझदार आदमी भी खुद के इनकम से, कुछ जनता के सपोर्ट से चुनाव लड़ पाएगा। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और महंगे होते गए। और चुनाव महंगा होने का मतलब है कि जो हम जैसे आदमी हैं, जो ईमानदारी से जीवन में काम किया हो और जिनके पास धन नहीं है, भावनाएं हैं, लोगों के प्रति आस्था है, तो वो उसमें सफलता मिलेगी अगर सरकार या तो पैसा दे या उसका चुनाव की जो वो है कीमत है वो कम हो जाए। तो वो कुछ नहीं हुआ। वो आज भी सन 12 के पड़े हुए मेरे प्रस्तावित चुनाव सुधार हैं, वो पड़े हुए हैं। तो चुनाव सुधार केवल अकेला नहीं है, हमारे बहादुर वकीलों ने खूब संघर्ष किया है और हमारे मित्र भी हैं वो लोग। मैं उनकी सब रोजाना जो बहस और आर्गुमेंट से सुने हैं और उनकी बात सुनने से तो स्पष्ट दिखाई देता है कि के ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि केवल सस्पेंशन के आधार पर नहीं हो सकता, ठोस सबूत चाहिए। और ठोस सबूत कहाँ से? मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कहता हूँ कि जैसे कोई चीज दुकान पे हम खरीदने जाते हैं तो रसीद देता है, आप पैसा देते हैं, सामान देते हैं और वो रसीद देता है। वैसे ही ये चुनाव जो है, एक तरह से जब वोट डालने जाता है तो वो अपनी चीज बेचने जाता है। तो उसके बेचने की जो कीमत है, उसकी जो पर्ची है, उसको हाथ में मिलनी चाहिए कि भाई हमने वोट डाला और ये फलानी जगह हमारी पार्टी ने वोट डाला, उसमें ऐसे ऐसे मिला है। तो एक सिंपल सा यही कर दिया जाए कि जो ईवीएम से पर्ची निकलती है उसकी उसको पूर्ण रूप से उस वोटर को फौरन ही मिल जानी चाहिए, तो वो सारा शक दूर हो जाता दोनों तरफ की। तो मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय जिन्होंने मुख्य उन्होंने जो कार्य किए हैं बहुत ही प्रशंसनीय है।
उसको एक और लगाए धक्का कि भैया आप जो है उसको पैट को हाँ वीवीपैट का जो कॉपी उसको वोटर को फौरन दे दी जाए। तो जैसे कि सामान अपना बेच के आया और या उसे खरीदा तो वो रसीद ले आता है। ऐसे हो जाता समस्या का काफी हद तक निदान होगा। अब प्रश्न ये उठता है कितनी जल्दी कैसे हो पाएगा या कैसे नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ नहीं, ये सब संभव है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय जो है चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से रुचि ले रहे हैं सामाजिक कार्यों में, अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले कि ये साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट जो अच्छा सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो हमेशा का हमेशा के लिए याद किए जाएंगे और वो अमर हो जाएंगे। एक दूसरा, चुनाव सुधार के साथ साथ चुनाव का पैसा जिसके लिए आज हाय तोवा मचा हुआ, तमाम पैसे दिए गए हैं और बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं धनाढ्य लोगों ने और उनसे फेवर ली गई है सरकार द्वारा। उसको उसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि ये इसमें प्रतिबंध लगे और जब सस्ता इलाज होने वो करने लगेगा, इलेक्शन में खर्चा कम होगा तो शायद संभवतः इसकी जरूरत नहीं हो। अन्यथा हर एक को बराबर का हिस्सा देने के लिए आप कानून बनाइए जिससे हर एक को, हर पार्टी को कानून बनना चाहिए और पार्टी भी रजिस्ट्रेशन उसी दिन होना चाहिए जब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी दिन उसको सिंबल भी मिलना चाहिए। ये चुनाव सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई पार्टियां जैसे हमारी पार्टी है, हम 2011 में रजिस्टर हुई, अभी तक परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं मिला। तो परमानेंट चुनाव चिन्ह न मिलने का मतलब है कि आपको जो है जो जो काम है वो विलम्ब होता है। हर चीज लास्ट मोमेंट में चुनाव चिन्ह मिलता है तो आप कितनों का प्रचार कर पाएंगे। इसलिए एक असफलता का कारण ये भी है कि चुनाव चिन्ह ही नहीं है तो आप या तो फिर सारे 5 साल तक आप जो है जनता के बीच में ही दौड़ते रहिए, भागते रहिए और आपका चुनाव चिन्ह ही लास्ट में नहीं है तो भले तो कैसे जीतेंगे। तो एक कारण हमारे हारने का ये भी है। जनता तो जो चाहती है और फिर दूसरा जो है हमारे कमिटमेंट है कि आगरा से पैदा हुए, आगरा ही में पढ़े, आगरा से उन्नति हुई हमारी, सब कुछ ही है तो अब आगरा को छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। वैसे तो हम हर जगह, गाजियाबाद है, सीतापुर है, जहाँ जहाँ एडीएम वगैरह कलेक्टर रहे हैं वहाँ बहुत पॉपुलर है, हर जगह पॉपुलर है तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और फिर पूरे देश के प्लानिंग कमीशन में रहे, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन रहे एंड सेक्रेटरी एमएसएमई रहे। तो हर जिले के, हर प्रदेश के लोग जानते हैं करीब करीब और योजनाओं से जानते हैं, इसलिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मगर आगरा से खास यही अटैचमेंट है कि यहाँ हमारे फादर भी पढ़े थे, हम भी पढ़े, हमारे अंकल पढ़े, यहाँ रहे और सब कुछ है तो इससे अटैचमेंट हो जाता है। खेती वेती भी हमारी यही है आसपास। तो सर क्या क्या आखिर क्या वजह रही सर, आप 3 बार जो है आगरा से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। क्या सर लगता है कि चौथी बार आप जो है मैदान में आ रहे हैं, क्या इस पर जो है आपको लगता है क्या परिणाम मिलेगा? नहीं, मुझे विश्वास है अब की बार कि हृदय परिवर्तन हमारे समाज के लोगों का जरूर हुआ होगा। हमारे समाज के लोग नाराज हो सकते हैं मायावती जी की वजह से, मगर मैं बता दूं हमारे समाज के लोगों को कि मायावती जी का मैं चीफ मिनिस्टर बनाने वाला मैं हूँ। माननीय काशीराम जी और लालजी टंडन ने कहा था कि धनपाल जी आप जो चीफ मिनिस्टर बन जाइए, तो हमने साफ कह दिया हम क्यों बन सकते हैं, हम तो आईएएस ऑफिसर हैं, बनेंगी तो मायावती जी बनेंगी। तो हमने तो उनको इतना सपोर्ट किया कि वो चीफ मिनिस्टर बन गई। उसके बाद माननीय काशीराम जी ने हमको रात में 10 बजे करीब बुलाया मायावती जी ने और मुझे कहा कि नहीं मैं तो आपको प्लानिंग सेक्रेटरी बनाऊंगी। तो मैंने बहुत ये सर कब किस सन की बात है? 95 की बात है। तो उस 95 में उन्होंने फिर प्लानिंग सेक्रेटरी बनाना पड़ा। उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कर दूँ तो मैं ठीक है आप करें। और उसके बाद मैंने जो कार्य किए उनके लिए सारी स्मरणीय है और समाज के लिए किए तो उनका नाम हो गया काफी। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। सामाजिक परिवर्तन मंच का मैं अध्यक्ष था तो सामाजिक परिवर्तन स्थल और प्रेरणा स्थल सब बने, बड़ा अच्छा लगा। मगर लोगों ने ऐसे जो जलन ईर्ष्या करने वाले ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने उनके कान भरे, कैसे भरे। और वो हम जो फर्स्ट टाइम में जब वो चली गई तो सेकंड टर्म जब आई तो जो आदमी था वो नाम लूंगा रामवीर उपाध्याय, उसने जो है हाई सिक्योरिटी वहां से कहा कि हमारे दिल्ली सहारनपुर रोड की रोड है वो सब माफ हो जानी चाहिए, रोड ज्यादा नेशनलाइज हो जानी चाहिए, डीनेशनलाइज कर दिया जाए। तो नेशनलाइज रूट को डीनेशनलाइज कर दिया जाए
जिससे प्राइवेट बसेज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। इस पे हमने कहा कि संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से है और उसमें काफ़ी रिश्वत भी ऑफर की गई लोगों से। हमसे भी कहा गया, आरटीओ जो था उस समय, और हमने मना कर दिया तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तब से फिर उससे ट्रांसफ़र होते-होते लोग ऐसे ही भ्रमित करते रहे और कुछ नहीं। 99 में मायावती जी ने के हम गए कार्ड अपने देने, बेटी का कार्ड देने, शादी का। तो कार्ड देने गए, उसमें उस समय उन्होंने कहा आप हमारे साथ आ जाइए। तो मैंने कहा हम तो आपके साथ हैं, मगर आप ही के लोग जो हैं हमें परेशान करवाते रहते हैं। नहीं, नहीं आप पॉलिटिकली आ जाइए। तो हमारी मिसेज़ ने कह दिया कि पॉलिटिकली कैसे आ जाएँ, इनको तो अभी सचिव भारत सरकार बनना है। इसलिए और मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मेरे घुटने-वुटने में दर्द रहता है। इस वजह से हमने लोग नहीं आ पाए और नहीं जुड़ पाए। रिटायरमेंट के बाद हम मायावती जी से मिलने गए जब घर पे, तो लखनऊ में नहीं थी, तो उनके जो स्पीकर थे उनको हम कह के आए कि आप बता दीजिए कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि उस समय रिटायर हो गए थे। तो आसान था, मगर उन्होंने कोई जवाब मिला नहीं। और दूसरी पार्टियों के साथ में तो हम रहे ही थे। कांग्रेस पार्टी के माननीय मनमोहन सिंह साहब ने भी कहा, औरों ने भी कहा, और पार्टियों के भी लोग थे, तो नहीं गए। और विचारधारा की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में, हमारे विचारधारा में बहुत अंतर शुरू से ही है, मगर हम इसमें विश्वास नहीं करते। सभी अच्छे हैं, सभी लोगों को, मगर सर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक सवाल सर आ रहा है, चूँकि सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा, आज जो यह जो नारा है, यह पूरे किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास का यह नारा सभी दीवारों पर वॉल पेंटिंग के ज़रिए नज़र आ रहा है, जिसके नीचे भाजपा भी लिखा होता है। यह सर यह जो है सबसे पहले यह आपका नारा दिया गया था। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने आपके इस नारे को सबका साथ सबका विकास इसको चोरी किया है? नहीं, नारा दिया नहीं गया था। हमारे द्वारा तो 11th प्लान में ये सारे जीवन में पहले प्रैक्टिस करते रहे कि हर एक को बराबर-बराबर हिस्सा मिलता रहना चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए हर एक को, और कुछ ही विशेष लोगों को ही फ़ायदा नहीं होना चाहिए। मगर सबका साथ, सबका विकास एंड मोर इंक्लूसिवनेस, अब जो हमने प्लान में जो बनाया भारत सरकार में एज़ ए प्रिंसिपल एडवाइज़र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तब से वो चल रहा था। मगर बाद में वो खत्म हो गया, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से कई बार लिखा भी, सबका साथ, सबका विकास और सबका सबका जो विश्वास आपने लिखा, मगर आपने भागीदारी नहीं कहा है। ये कई बार हमने लिखा भी, उनको भी लिखा, भेजा भी। और बात सही है कि वो हमारा ही नारा रहा है, क्योंकि मोर इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है हम चाहते हैं कि कम से कम पॉपुलेशन के बराबर तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए। से उदाहरण के लिए हमने करके दिखाया था। हाउसिंग कमिश्नर थे उत्तर प्रदेश में, तो 2.5% मकान मिले थे 20 साल के हाउसिंग बोर्ड में। तो उसको पूरा करने के लिए तो हमने पहली मीटिंग में ये कह दिया कि 21% मकान हर हालत में स्वीकार्स को पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए। और आज भी वहाँ वो चल रहा है कमी से। इसी तरह से हर योजनाओं में लाइसेंस प्रक्रिया वगैरह वगैरह करने में वो भी उतने ही उतर रहा है, और स्वीकार्स का रिजर्वेशन भी पूरा किया, सब कुछ किया, मगर उसको शिथिलता हो रही है, कम हो रहा है। स्वीकास्ट का प्लान बनाया था जिसमें कि स्वीकास्ट को पॉपुलेशन के बराबर हुआ। तो हमने तो भागीदारी सुनिश्चित की, इसीलिए हम भागीदारी पे इंसिस्ट करते रहे। भले ही माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार लोगों को वो पसंद नहीं आता हो, क्योंकि सबकी भागीदारी जो है कैसे संभव हो, ये हर आदमी नहीं सोच सकता, क्योंकि जिस जो चाहता है। मगर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि सबको भाई अनाज दे दो, तो अनाज देने से तो ये हो रहा है कि उसकी बिल्कुल ही मानसिकता बिल्कुल ही बदली जा रही है। वो सोच रहा है कि आराम से हमें करना ही नहीं है कोई काम, कुछ है। हम कहते हैं कि आप अनाज की जगह उसको मजदूरी दिलवाइए, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, जितनी मजदूरी मिलेगी उसको आज की कीमत के अनुसार और व्यय करने का, तो उसका आत्मसम्मान भी रहेगा और कोई चीज़ बनाने की भी उससे उत्पत्ति होगी। जैसे जापान हम गए थे, तो जापान में ये पता लगा कि हर घर में हर महिला, कोई भी आदमी कुछ न कुछ ट्रेनिंग पा करके कुछ न कुछ बनाता है, जिससे कि वो इनकम जनरेट करता है, जिससे कैपिटल जनरेट करता है। उसी तरह से हमारे देश में भी होना चाहिए, तो ये समस्या होगी। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री वो जो चिदम्बरम साहब थे उनके सामने कहा था कि ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तब स्किल डेवलपमेंट शुरू किया था। आज स्किल डेवलपमेंट एमएसएमई के हम सेक्रेटरी रहे, तो सबसे पहले वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत जोर दिया। यहाँ स्किल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे गरीब आदमी भी स्किल पा करके वो कर रहे। हमने ये भी कहा था कि जो प्रोजेक्ट बने उसमें जो 35% सब्सिडी स्वीकार को हो, 25% जनरल को हो,
और बिना गारंटी के 1 करोड़ रुपए तक गारंटी किसी को भी इंडस्ट्री लगाने के लिए मिल सके, ये सुविधा उपलब्ध कराई थी NSIC से, से। तो हम चाहते थे कि उससे और आगे बढ़े। प्रचार में बहुत खर्चा होता है, हर काम बहुत खर्चा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री के देख रेख में तमाम हवाई जहाज बन गए, ये हो गया है, वो स्टेशन बन गए, वो खुशी की बात है, सब कुछ है। मगर गरीब के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसको शिक्षा में ऊपर तक सब फ्री शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं एजुकेशन के अलावा। इसलिए एजुकेशन मिले। हम गरीब थे, फादर हमारे 7 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई थी, मगर उसके अपने ही मेहनत से, अपनी लगन से हम ऊपर तक आए, टॉप करते गए। एंड 19 साल की उम्र में लेक्चरर बन गए, 21 साल की उम्र में IPS बन गए, और 23 साल की उम्र में IAS बन गए। तो 36 साल IAS की नौकरी करी। उसके बाद समाज की भावना, समाज के मतलब सेवा करने की भावना हर एक से रही। हाँ, ये जरूर है कि आंदोलनकारी नहीं रहे, क्योंकि आंदोलनकारी होने से कोई ये नहीं है कि आप जो है आंदोलन करें तभी चीजों को प्राप्त कर सकें। आपको बुद्धिबल होना चाहिए, जिससे कि आपको चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो उसके हम अगेंस्ट है, क्योंकि आंदोलनकारियों की वजह से तमाम शक्ति बर्बाद होती है, मनुष्य की शक्ति बर्बाद होती है, कोई फायदा नहीं होता। उसके लिए दोनों दोषी है, सरकार भी दोषी है और आंदोलन करने वाले लोग दोषी हैं। फौरन ही मामले को सुलझाना चाहिए। किसानों की समस्या है, चाहे स्टूडेंट की समस्या है, चाहे किसी की समस्या। आप देखिए, ये कौन नहीं जानता कि अगर कोई पेपर लीक हो गया तो कितने लाखों के लड़कों का जीवन बर्बाद होता है, उससे वो होता है। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? इसमें मैं नहीं मानता कि ये किसी की वो है, इसमें जरी मिली भगत जरूर है, गड़बड़ बढ़ रहा है, और ये सामने आ रहा है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सर नारा जुड़ा हुआ है, जो अब की बार आसपा सरकार और अब की बार भाजपा सरकार, सर इसमें क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है, ये जो आपने देखा है हमारे टंगा हुआ, ये सिद्धांत हमारे 2009 के है। 2009 में पहली बार ही ये लगाए थे कि आसपा सरकार जरूरी है। तो आसपा सरकार की कल्पना कर रहे थे, मगर कल्पना सरकार की नहीं हो पा रही। अब एक सेकंड बेटे, अब कल्पना सरकार की नहीं हो पाई, मगर उसके बाद भाजपा ने उसको टेक अप किया और भाजपा की सरकार बनी। हमें खुशी है। थैंक यू। आज के इस खास कवरेज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।